हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पर यूनिट सिस्टम एंड वोल्टेज रेगुलेशन। तो चल क्या रहा है यहाँ पे, रिसेंट ट्रेंड सीरीज चल रही है आपकी। रिसेंट ट्रेंड सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले 5 साल के इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो गेट में आए हुए हैं। कौन से सब्जेक्ट से? इलेक्ट्रिकल मशीन से। और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इलेक्ट्रिकल मशीन आता है, इस वजह से उस ब्रांच के भी पिछले 2 सालों के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से ही सिलेबस में उनके इंक्लूड हुआ है। टॉपिक है ट्रांसफार्मर और आज का टॉपिक है पर यूनिट सिस्टम एंड वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर यूनिट एंड वोल्टेज रेगुलेशन, ये जो टॉपिक है ये क्या करता है, मशीन और पावर सिस्टम को कनेक्ट करता है। ये टॉपिक पावर सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मशीन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी यूटिलिटी और इसका इंपॉर्टेंस दोनों ही सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है। बट मैं बोलूंगा कि वोल्टेज रेगुलेशन, अगर मैं पर यूनिट सिस्टम और वोल्टेज रेगुलेशन को कंपेयर करूं मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पर यूनिट सिस्टम क्या होगा ना, आगे चल के आपको ऐसा एहसास होगा, अभी तो नहीं, अभी तो आपको लगेगा पर यूनिट सिस्टम सर एक टॉपिक है। बट जब आप मशीन पावर सिस्टम सब कुछ पढ़ लोगे, उसके बाद लगेगा सर ये तो मैथमेटिकल टूल है जो कि हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आना चाहिए, अदरवाइज तो उसका काम ही नहीं होगा, है ना। तो एक तरीके जैसे प्लस माइनस, अब जैसे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब हमारे क्या है, कैलकुलेशन के टूल से ही तो आना ही चाहिए। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लाइफ में पर यूनिट सिस्टम का वैसा ही रोल हो जाएगा। और बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से मैंने मशीन में तो पढ़ाया ही पढ़ाया है, बट पावर सिस्टम में और भी खास तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि पावर सिस्टम में इसकी यूटिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो असल में पर यूनिट सिस्टम का मतलब क्या, एक ब्रीफ आपको आइडिया दे दूंगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों का जो फुल कोर्स अवेलेबल है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जब जाओगे आप तो ये फुल कोर्स अवेलेबल है, जहां पे 250 लेक्चर है पूरे चारों मशीन के। तो उसमें 32 लेक्चर नंबर 32 पे हम लोगों ने पर यूनिट को समझा है, पर यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चंस करे हैं। फिर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, इसको बहुत डिटेल वर्जन में देखा है हमने। फेजर एनालिसिस किया है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है। और जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आप मेंस एग्जाम लिखते हैं, वहां पे ये फेजर एनालिसिस वोल्टेज रेगुलेशन का पूछा जाता है। गेट एग्जामिनेशन में इस फेजर एनालिसिस से जो ऑब्जर्वेशन है उसका ही काम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जीरो एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये सब भी हमने बहुत डिटेल में देखा। देन फिर हम लोगों ने 3 लेक्चर में बहुत भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। और वीडियो का लेंथ बहुत ही इस तरीके से रखा ताकि साइकोलॉजिकली इंपैक्ट नहीं पड़े। आधे घंटे आप देखोगे, 25 से 30 मिनट बहुत खूब हुआ तो एक आध कोई वीडियो चले जाएगा 44 मिनट का। अदरवाइज हम लोगों ने वीडियो का जो लेंथ है वो 30 मिनट के आसपास ही रखा है, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन उसी हिसाब से रहे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिले और जल्दी जल्दी आपका सिलेबस भी खत्म हो साइकोलॉजिकल वे में। ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ पाए। 2 घंटे के वीडियो देखने में कई बार आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, 30 मिनट 15 मिनट 16 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के वीडियोस आप काफी आसानी से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो नाम को सार्थक बनाते हैं, रिसेंट ट्रेंड सीरीज का मतलब है कि क्वेश्चंस तो करेंगे पिछले 5 साल के विद शॉर्ट समरी। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, अगर आपसे कोई पूछे एक लाइन में कि सर वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, तो आपने अपने लेबोरेटरी में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करे होंगे इसके ऊपर। तो मेरा सीधा सा मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन से कि क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई भी लोड कनेक्ट करे, ध्यान से सुनना है ना, कोई भी लोड अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं, कोई भी लोड कनेक्ट कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका वेरिएशन हाईएस्ट कितना हो सकता है। मतलब जब हम लोग लोड हटाएंगे तो ये हाईएस्ट कितना जा सकता है, और जब लोड लगाएंगे तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। जैसे आप किचन में अपने रेफ्रिजरेटर को जब ऑन करते हैं ना, फ्रिज को ऑन करते हैं, तो आसपास के लाइट वगैरह में आप देखिएगा हल्का सा डीप इन वोल्टेज होता है, वोल्टेज में हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, वहां पे लोड लगाया तो वहां पे वोल्टेज में थोड़ी सी कमी आई है। तो ये कमी क्या उस बल्ब के अंदर कोई वोल्टेज जनरेट हो रहा है क्या? नहीं, वो वाला वोल्टेज तो कहां से आ रहा होगा, बिजली कहां से आ रही है? आप बोलोगे सर पावर स्टेशन से। नहीं, पावर स्टेशन से कैसे आ सकती है पावर स्टेशन, बट ऑब्वियस है कि बिजली पावर स्टेशन से ही आ रही है, बट अभी आपके उस बल्ब में सप्लाई कहां से आ रही है? आपके जो मीटर लगा वहां से। और मीटर का किससे कनेक्टेड है? आपके घर के आसपास जो नुक्कड़ है वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेशन में आप सीधा सा मतलब समझिए कि हम लोग ये जो लोड साइड का या फिर बोल सकते हैं टर्मिनल साइड का हम लोग जो वोल्टेज वेरिएशन है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, वो देखना चाहते हैं।
ठीक है, क्यों देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल वर्जन में एक एक पॉइंट लिखे हैं वहां पे, ठीक है। क्योंकि इंसुलेशन हमें चाहिए, इंसुलेटर क्या लगेंगे, इंसुलेशन किस टाइप का होगा, सारा चीज इस बारे में डिस्कस किया है, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली देखिए, अब हम लोग ये सर्क्यूट क्यों बना दिए, हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे तो ट्रांसफॉर्मर का ही सर्क्यूट बनाएंगे, जब हम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो ऐसा ही सर्क्यूट हम ट्रांसमिशन लाइन का भी बनाएंगे। तो यहां पर E2 है, ये RE2 XE2 का आप मतलब समझ गए होंगे कि सारे पैरामीटर हम लोगों ने सेकेंडरी साइड में शिफ्ट कर दिए हैं, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। अब मुझे एक चीज बताइए कि हम लोग अगर कोई लोड यहां पर दिखेगा, कोई लोड हम लोग मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है वो उसको सार्थक बनाते हैं कि अगर यहां पे मैं फुल लोड पे कोई भी हमारा लोड लगा था जो कि फुल लोड पे चल रहा था और अचानक से इसको मैं लोड को हटा दूं, फुल लोड जो कनेक्टेड था उसको अचानक से मैं हटा दूं, तो कितना वोल्टेज का वेरिएशन होगा। और या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि यहां पर नो लोड पे हमने देखा कि वोल्टेज कितना था और अचानक से हम लोग लोड लगा देते हैं तो इसमें कितना वेरिएशन आया, ठीक है। ये भी सब चीजें देख सकते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि लोड को हटा रहे हैं या फिर लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन किस चीज का हो रहा है। हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड का मतलब क्या है, करंट। लोड का मतलब क्या है, करंट, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल कनेक्शन है सारे प्रैक्टिकल, तो फिक्स होता है। करंट आपका क्या है, वेरिएबल होगा। जो लोग फुल कोर्सेस वगैरह नहीं पढ़े हैं तो कुछ बातें मेरी आपके सर के ऊपर से जाएगी, है ना, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है, मैं रिसेंट ट्रेंड सीरीज में बहुत ज्यादा इलॉबरेट मैनर में नहीं जा सकता हूं, तो कृपया थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि लोड का वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या है, इस करंट का वेरिएशन हो रहा होगा। करंट कौन सा है, लोड करंट I2। अच्छा, इस I2 के वेरिएशन की वजह से, क्योंकि ये तो फिक्स है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ये तो क्या आपका फिक्स है, ये तो फिक्स है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को मिला के क्या मैं इंपीडेंस बोल दूं, इट इज द कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन किस चीज का, इंपीडेंस का है, और दोनों को मिला के मैं इंपीडेंस बोल सकता हूं। तो इसका मतलब है एक इंपीडेंस एक करंट है, तो इसका मतलब करंट इनटू इंपीडेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और ये वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, इस I2 करंट पे, इस I2 करंट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है, हम ये समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन वो चीज है या वो चिड़िया है जो कि हमें देती है वोल्टेज डिफरेंस। किस बात का वोल्टेज डिफरेंस, कि E2 से लगाकर V2 के बीच में ये कितना ड्रॉप हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इज द नो लोड माइनस फुल लोड, फुल लोड बोल दिया, लोड बोल दे की बात है, नो लोड माइनस फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है आपका वो नो लोड नहीं होता है, एक्चुअल फॉर्मूला वी रेटेड होता है। क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन वी रेटेड। और ये मैंने बहुत ही ज्यादा इलोबरेट मैनर में पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेके इस डेफिनेशन को बताया है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के हिसाब से हम लोग फिर क्या लेते हैं, यहाँ पे नो लोड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो लोड, तो अभी आप समझिए कि ज्यादातर 99% जो हमारे केसेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ही। तो यहां पर आप देखोगे तो E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय नो लोड क्या है, E2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग चाहते हैं कि E2 से V2 के बीच का जो डिफरेंस है हमारे लिए डिजायरेबल क्या होगा, हमारे लिए डिजायरेबल E2 माइनस V2 का डिफरेंस कम से कम रहे, वो अच्छा रहेगा। कम से कम रहने का मतलब है कि जो ड्रॉप है ये कम से कम रहेगा तो अच्छा बात है, तभी तो हमारा E2 माइनस V2, क्योंकि ये जो ड्रॉप हो रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे लॉसेस ही तो है। हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी का हमारा वोल्टेज यहाँ पे डाउन हो, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो डिफरेंस है ये क्या रहे, कम से कम रहे, अवर डिजायरेबल कंडीशन, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोड लगाओगे तो लोड करंट तो फ्लो करेगा, ये फिक्स है, तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब उसको वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं, ये सारी बातें हमने मशीन पावर सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ रखी है। अभी फॉर्मूले के लिहाज से अगर हम देखें तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय E2 इंटू 100%। ये आपको काफी अच्छे से याद भी होगा, यूनिवर्सिटी में इसी चीज का आप बहुत ज्यादा याद करे हो, डायरेक्टली पुट करने वाले क्वेश्चंस भी आपने करे होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन समझ गए हम लोग क्या है। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन में सिर्फ सिंपली फॉर्मूला नहीं है, अब इस सर्क्यूट को थोड़ा सा इलोबरेट करें तो एक फॉर्मूला और हमें मिलता है, कौन सा, Re2 इंटू XE2, है ना, ये Re2 इंटू नॉट XE2, Re2 इंटू I2 करंट। I2 करंट कौन सा है, लोड करंट ही है आपका। cos θ2
पावर, ये जो थीटा 2 ये क्या है, लोड पावर फैक्टर प्लस I2 इंटू XE2 डिवाइडेड बाई E2 साइन थीटा 2। तो ये फॉर्मूला भी काफी पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ, ये कौन सा था, वोल्टेज की टर्म में था, ये हमारा क्या था, पैरामीटर्स की टर्म में था, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है, आपको पता होगा इसका डेरिवेशन, मैंने हर चीज का डेरिवेशन बहुत डिटेल वर्जन में मैंने ऑलरेडी कराया फुल कोर्सेस में, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। अच्छा, थीटा 2 क्या है, लोड पावर फैक्टर, I2 क्या है, लोड करंट। एक चीज का ध्यान रखना, प्लस साइन किसके लिए लेते हैं हम लोग, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और माइनस साइन किसके लिए लेते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये दो टाइप का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, दो टाइप का, देखिएगा। आइदर ये जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, और ये हो सकता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। अब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, मैं आपको चीज बताता हूं। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि जो डिफरेंस है ये क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए, ये डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तभी तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो जाए, वो हो ही नहीं, वो हो ही नहीं। तो देखो, अब वो यहां पे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस सर आपने बोला, और लोड लगाओगे तो करंट भी फ्लो करेगा, तो इसका मतलब ये जो करंट है इसका कोई एंगल बदल सकता है क्या, बिल्कुल बदल सकते। कब हो सकता है, जब यहां पे लीडिंग नेचर का लोड लग जाए। जब यहां पे लीडिंग नेचर का लोड लग जाएगा, लीडिंग नेचर का लोड का मतलब आपने नेटवर्क पढ़ा होगा तो ये बात जग जाहिर है कि आरसी टाइप का या आरएलसी भी हो तो जिसमें कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग, तभी तो लीडिंग लोड बनेगा। मतलब एक कैपेसिटेंस, मतलब ये बोल सकते हैं कि यहां प्लस जे एक्स है तो यहां कुछ ऐसा लोड लगे जो माइनस एक्स कैरी कर रहा हो, है ना, साथ में रेजिस्टेंस ऑब्वियसली होगा, माइनस जे एक्स कैरी कर रहा हो, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कंपनसेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहां का वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेट हो सकता है जब आपका लोड क्या हो, जब लोड क्या हो, आपका लीडिंग टाइप का हो। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमें कब मिलता है, जब आपका जो लोड है वो लीडिंग लोड लगे, लीडिंग लोड पे ही हमें वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम का मतलब है कि इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस का मतलब है कि ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा हो। ये ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब प्लस जे टाइप का कुछ लोड लगेगा, मतलब कि आपका लैगिंग टाइप का लोड लगेगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा, हमें लैगिंग लोड पे मिलेगा, लैगिंग टाइप के लोड पे मिलेगा। तो ये है हमारा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ये वन लाइनर में अदर देन गेट एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कौन सा पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर पे। अच्छा, लॉजिक कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर लीडिंग ही क्यों, लैगिंग क्यों, तो ये पूरे पूरे डेरिवेशन हमने सिंक्रोनस मशीन में भी देखे हैं। ये वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर जब सिंक्रोनस मशीन आप पढ़ोगे फुल में, तो उसमें पूरे के पूरे मैंने फेजर बना के, डायग्राम बना के सारी चीजें बताई है। बाकी अगर बहुत लोग थोड़ा सा नेटवर्क थ्योरी जानते तो मैंने लगभग हिंट तो दे दी है कि हो क्या रहा है। अल्टीमेटली हम इस इंडक्टिव नेचर को कंपनसेट कर रहे हैं बाय द कैपेसिटेंस, इस वजह से लीडिंग लोड होगा तभी आपका, क्योंकि ये ड्रॉप कंपनसेट करना पड़ेगा हमें, है ना। चलिए, ऐसा नहीं होगा कि ड्रॉप जीरो हो रहा है, ड्रॉप जीरो नहीं, ड्रॉप कंपनसेट हो रहा है ना। +5 को अगर जीरो बनाना है तो क्या कर दे, मल्टीप्लाई तो जीरो कर सकते हैं, बट -5 कर दोगे तो भी तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन हमने बहुत डिटेल में पावर सिस्टम में पढ़ा है। चलो, अभी कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको 2-3 चीजों का और ध्यान रखना है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पे अगर आप एक फॉर्मूला याद रखना, tan θ2 = RE2 डिवाइडेड बाय XE2, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पे क्या होगा, tan θ2 = XE2 डिवाइडेड बाय RE2। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे हमें कंफ्यूजन ये होता है कि जीरो और मैक्सिमम, हमें ये तो पता है कि tan θ2 = R/x या x/r होगा, बट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं x/r आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि x ऊपर आएगा या r नीचे आएगा, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये ट्रिक ध्यान रखना, है ना, लॉजिकल नहीं है ट्रिक, है ना। देखिए यहां पे क्या है, ऊपर x है और ये रेगुलेशन कौन सा है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का x, है ना, मैक्सिमम का x, मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम जब पढ़ते हैं तो x पे ज्यादा जोर आता है पढ़ते टाइम पे, मैक्सिमम, तो ये x है, मैक्सिमम, मैक्स का जो x है, मैक्स का जो ये x है, x ऊपर डिवाइड बाय r। हमें रेशियो तो पता है x/r या r/x होगा,
तो जब मैक्सिमम का x बाय आर है तो वोल्टेज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का इसका उलट होगा r बाई एक्स। याद रखना आसान है ना। चलिए अब हम क्या देखें, अब हम देखते हैं यहां पे कि अगर मैं पावर ट्रायंगल बना दूं इसके हिसाब से, है ना, पावर ट्रायंगल अगर मैं बना दूं, ये वाला पावर ट्रायंगल बना देते हैं। चलो यहां पे पावर ट्रायंगल अगर बनाएं तो ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मैं कॉपी भी कर देता हूं, दोनों साइड में पावर ट्रायंगल बनाते हैं। पावर ट्रायंगल के बारे में भी आपने पढ़ रखा है, पूरे नेटवर्क में हमने पावर ट्रायंगल बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे अगर मैं देखूं टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है थीटा 2, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है RE2, बेस कितना है XE2। और यहां पर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो XE2 डिवाइडेड बाय RE2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका ZE2, है ना, ये हाइपोटेनियस ZE2। तो अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे यहां से कि मुझे जानना है पावर फैक्टर कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पे लीडिंग लोड होता है ना, तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा cos θ2 डिवाइडेड बाय, पाकिस्तान बंजर पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, शॉर्टकट पंडित बद्री प्रसाद करके याद करते थे कि नहीं, वो यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे XE2 डिवाइडेड बाय ZE2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos θ2 इक्वल टू यहाँ पे RE2 डिवाइडेड बाय ZE2। ये फॉर्मूला इसलिए बताया आपको क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ब्लाइंडली रट लेते हैं कि पावर फैक्टर मतलब R बाई जेड, R बाई जेड, R बाई जेड, R बाई जेड, पावर फैक्टर मतलब R बाई जेड, R बाई जेड। बट देखिए यहाँ पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, X बाई जेड, X बाई जेड बदल रहा है, कब बदल रहा है, ये जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में। और यहां पर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपका कब आएगा, लेगिंग पावर फैक्टर पे, क्या किस पे आएगा आपका, लीडिंग लोड है तो लेगिंग, नो सॉरी नॉट लेगिंग, लीडिंग पावर फैक्टर पे, है ना, बोलने में इधर उधर कभी हो गया तो लिखी हुई बातों का ध्यान रखना, है ना, लीडिंग पावर फैक्टर। कई बार सर आप बोलोगे सर लिखते टाइम पे भी तो आप कई बार गड़बड़ कर देते हो, है ना, भावनाओं को समझो। और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, लिखते लिखते कई बार अंडर रूट नहीं लगाया, है ना, कहीं पर ये लगाना भूल गए हो, तो आप जी सेंट्रिक के चैट बॉक्स पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। कोई डाउट भी आपका हो, वीडियो रिलेटेड किसी भी चीज में डाउट हो, तो जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स में आप पोस्ट कर दिया करो, फैकल्टी डायरेक्ट रिप्लाई करती है, ठीक है। और मेरे रिप्लाई तो और भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। रीडिंग पावर फैक्टर, और ये क्या है आपका लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर पे आएगा। चलो तो ये कहानी खत्म। तो वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये याद रखना, दूसरा ये याद रखना, ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला और बताता हूं, अगर हम लोग इसको पर यूनिट में चेंज करेंगे, पर यूनिट में चेंज करेंगे तो पर यूनिट में अभी बताता हूं, पर यूनिट का मतलब भी बता दूंगा, ठीक है। चलो पर यूनिट में चेंज करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए यहां पे एक फॉर्मूला और बनेगा, RE पर यूनिट इंटू cos θ2 प्लस माइनस XE पर यूनिट sin θ2, है ना। पॉजिटिव साइन कब लेना है, लेगिंग पावर फैक्टर पे, नेगेटिव साइन कब लेना है, लीडिंग पावर फैक्टर पे। आई बात समझ में। और इनटू क्या करेंगे हम लोग 100%, इंटू 100 परसेंटेज में, अगर ये पर यूनिट में रखा है तो परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में आ जाएगा। अब RE, तो अब जैसे अभी हमने इक्विवेलेंट सर्किट अगर ये बनाया सेकेंडरी साइड में ले जाके, तो RE2 है तो ऑब्वियस है कि जो पर यूनिट क्वांटिटी कहाँ की है, RE पर यूनिट की होगी, RE2 पर यूनिट की होगी, है ना, और ये XE2 पर यूनिट की होगी, है ना। चलो तो यहां पर मैं RE2 XE2 नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली RE पर यूनिट या XE पर यूनिट ही लिख रहा हूं। अच्छा, ये अगर मेरे फुल लोड पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी अदर देन फुल लोड पे अगर ये होता है, हाफ लोड पे होता है, सपोज करो हाफ लोड पे हुआ तो 1/2 यहां पे, है ना, हाफ लोड का मतलब 1/2, तो आप यहां पे 1/2 लगा दोगे। 1/4 लोड हो जाएगा तो यहाँ पे 1/4 लगा दोगे, है ना। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक वो लगा देता हूँ जनरलाइज फॉर्मूला कि अगर किसी nth लोड पे होगा, है ना, 1/nth लोड पे, 1/nth लोड, 1/nth लोड क्यों लिया मैंने, क्योंकि जनरली लोड क्या होगा 100% तो उससे कम ही होगा, 1 से कम होगा, तो 1 से कम हुआ तो हाफ हुआ तो 1/2, 75% हुआ तो 3/4, है ना। तो इस तरीके से चीजें चलेगी। तो 1/nth तो यहाँ पे 1/n, ठीक है। nth लोड मतलब अगर हाफ बोलूंगा तो 1/2 कर देना, 3/4 लोड बोलूंगा 3/4 कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से तो 1/nth लोड के हिसाब से यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन लगाइएगा पूरे में। दूसरा एक फॉर्मूला और बताता हूं यहाँ पे कि परसेंटेज ड्रॉप इन
अब वोल्टेज के ये आपके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस के फॉर्म में थे। यहां पर अगर मैं लिखूं तो यहां पर अगर यहां पे रेजिस्टेंस के एक अक्रॉस ड्रॉप हो सकता है, रिएक्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो सकता है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे अगर हमें क्वेश्चन में साथ गिवन हो कि परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस तो ये लिख देंगे, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रिएक्टेंस तो ये लिख देंगे, इनटू परसेंटेज में डायरेक्टली रख रहे हो तो 100% में ही आएगा, पर यूनिट में रख रहे हो तो इनटू 100% करना पड़ेगा, है ना। अगर परसेंटेज में ही चल रहा है तो परसेंटेज 100% लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली परसेंटेज में भी रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी कई बार यूज होता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक पूरा का पूरा कंक्लूजन। तो जितना ट्रांसफॉर्मर में हमें वोल्टेज रेगुलेशन की नीड है वो पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बस पर यूनिट से रिलेटेड 2-3 चीजें बता देता हूं। पर यूनिट एज सच पावर सिस्टम में मैं रिसेंट ट्रेंड जब पावर सिस्टम का पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा वहां पे। यहां पर अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि पर यूनिट सिस्टम का मतलब है, देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट हो रही है और हमारे घर तक आ रही है ना, तो बहुत ही सेवरल अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग एलिमेंट से होके निकल रही है। ट्रांसफार्मर बीच में आ रहा है, ट्रांसमिशन लाइन बीच में आ रहा है, ठीक है, और सिंक्रोनस जनरेटिंग एंड पे अगर देखें तो सिंक्रोनस जनरेटर है, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे अगर लोड लगे होंगे तो इंडक्शन मशीन भी इन्वॉल्व है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबका जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, पूरा पावर सिस्टम जिससे बना है, उसमें जनरेटर इन्वॉल्व है, ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व है, ट्रांसमिशन लाइन इन्वॉल्व है, और लोड की अगर बात करें तो इंडक्शन मोटर्स इन्वॉल्व है। तो इन सब को अगर हम एक कॉमन रेफरेंस पे एनालाइज करेंगे, जैसे आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है, सभी लोग एग्जाम देते हैं तो एक किसी 100 मार्क्स का एग्जाम है ना, किसी मार्क्स को तो फिक्स करना पड़ेगा। जैसे आपका गेट का एग्जाम है तो भाई आपको सबसे पहले बता दिया गया है कि सभी बच्चों को 100 नंबर में से ही मार्किंग होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि चलो कुछ बच्चों को 200 में से दे देते हैं, कुछ को 500 में से दे देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहां पे 100 नंबर इज अ बेंचमार्क। तो ऐसा ही हो सकता है आपके कॉलेज में जब आप पॉइंटर सिस्टम चलता है कि सीजीपीए इस तरीके से सिस्टम चलते हैं, कहीं परसेंटेज सिस्टम चलते हैं, तो ये सारे के सारी क्या है, सभी लोगों को एक कॉमन रेफरेंस पे लाने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, परसेंटाइल, परसेंटेज। तो सिमिलरली हमने पर यूनिट सिस्टम क्या है, ये ऐसी ही एक यूनिट है जहां पे सारी चीजें, सारी क्वांटिटीज एक स्केल पे, एक रेफरेंस के लिए हम लोगों ने सेट कर दी, ताकि वहां पे एनालिसिस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकते है ना। चलिए, तो एनालिसिस की जो कॉम्प्लेक्सिटी उसको रिड्यूस किया जा सके और बेहतर वे में हम लोग एनालिसिस कर सके। तो अभी हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग वर्जन में नहीं जाएंगे। पर यूनिट जो है मैंने मशीन में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और पावर सिस्टम में भी पर यूनिट सिस्टम को मैंने बहुत ही इलोबरेट मैनर में अलग अलग एग्जांपल देके समझाया है। तो अभी मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पे आता हूं कि यहां पे ये जो आर ई पर यूनिट है, और देखिए पर यूनिट मतलब एक्चुअल अपॉन बेस है ना। अगर मैं इसका सिंपल एक डेफिनेशन बोलूं तो एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी। ये किसी का भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है, ओमिक वैल्यू का भी हो सकता है, वोल्टेज का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तर्ज पे हम लोग किलो वोल्ट बेस लेते हैं, एमवीए बेस लेते हैं, ठीक है, करंट बेस लेते हैं, और वोल्टेज बेस लेते हैं, इंपीडेंस का बेस लेते हैं। तो ये पावर, वोल्टेज, करंट और इंपीडेंस है ना। पावर, वोल्टेज, करंट और इंपीडेंस, 4 क्वांटिटीज को हम लोग इधर उधर करके कुछ फॉर्मूले इजाद करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको सारे फॉर्मूले की ओल्ड और न्यू कैसे बेस चेंज करते हैं, ये सब चीजों की जरूरत आपको यहां पे नहीं है, मशीन में नहीं है, ये सब पावर सिस्टम में बात करेंगे हम लोग। बेस चेंज का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे बेस चेंज करते हैं, सारी चीजें मैं कहां बताऊंगा आपको, पावर सिस्टम में बताऊंगा। अभी के लिए आप यहां पे ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ कि जो आर ई पर यूनिट अगर हमें निकालना है, इस आर ई पर यूनिट को अगर हमें निकालना है तो उसके लिए आप क्या याद रखना है, सीयू फुल लोड, कॉपर लॉस एट फुल लोड लगाना जरूरी है। कॉपर लॉस एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वीए रेटेड मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग काय में होती है, वोल्ट एम्पेयर में होती है ना, तो आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग रखना है। तो अगर आपके पास WCU फुल लोड पे याद रखना है ना, फुल लोड पे, तो WCU अगर फुल लोड पता है, और कहां से पता चलता है ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पता लगता है। ये अगर पता है आपको तो VA रेटेड, अगर ऑलरेडी ट्रांसफार्मर की रेटिंग तो पता होती है तो आपका RE पर यूनिट निकल जाएगा। दूसरा है कि अगर मुझे ZE पर यूनिट निकालना हो तो ZE पर यूनिट वैसे ही है जैसे हम लोग शॉर्ट सर्किट में यहां से अगर देखते थे, सर्किट तो वही का वही दिख रहा है। तो यहां पे VSC एट द रेट है ना, किस पे, VSC वोल्टेज एट फुल लोड। आई फुल लोड जब फ्लो हो रहा है, करंट फुल लोड या करंट रेटेड या करंट शॉर्ट सर्किट फ्लो कराने के लिए जितने वोल्टेज की इधर नीड है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, वो वोल्टेज कहलाता है VSC डिवाइडेड बाय V रेटेड। तो वो क्या बन जाता है आपका
ZE पर यूनिट बन जाता है। क्या बन जाता है? ZE पर यूनिट। तो यहां पे R हो गया, Z हो गया, तो X निकालना बाएं हाथ का खेल है। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? X निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इतने फॉर्मूले से ज्यादा की कोई भी नीड नहीं है पावर सिस्टम में। वो kV² अपॉन MVA बेस वगैरह वो सब मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला, वो सब पावर सिस्टम की नीड है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। रिजल्ट कई लोगों को याद नहीं होते, क्वेश्चंस फंस जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पूरा वोल्टेज रेगुलेशन में जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ध्यान रखना है। और जल्दी से हम पिछले 5 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं, वैसे तो मैंने फुल कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, इन सारे लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए। ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ना, मैक्सिमम जीरो का यहाँ डेरिवेशंस देखे हम लोगों ने, यहाँ पे फेजर एनालिसिस किया है, इंट्रोडक्शन लिया है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, और पर यूनिट और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गेट 2019 EE में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। A 5 kVA 50 volt / 100 volt single phase transformer has a secondary terminal voltage of 95 volt when loaded, है ना, लोड किया है तभी तो कम है ना। सेकेंडरी देखो, आप अगर डायग्राम बनाओगे ट्रांसफार्मर का, तो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और ये हमारा सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी तो यहाँ पे कितना है? 50 वोल्ट / 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रहे होंगे, और यहाँ पे जब आपने लोड लगाया, यहाँ पे आपने लोड कनेक्ट किया होगा, है ना, लोड कनेक्ट किया होगा, तो ये वोल्टेज तो कितना है? 100 वोल्ट। ठीक है, और ये कितना, जैसे आपने लोड लगाया तो वोल्टेज डाउन होता है, वोल्टेज डाउन हुआ, देखो तो ये कितना हुआ? 95 वोल्ट हुआ। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन पूरे गेट के 25 साल के इतिहास में रेगुलेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे आसान क्वेश्चन मतलब सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट क्या करें, रिसेंट ट्रेंड सीरीज है, तो सारे 5 साल में जो भी क्वेश्चन आए हो सभी मुझे करवाने हैं। ठीक है, तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन, तो अब तो आप फटाफट निकाल दोगे। सर वोल्टेज रेगुलेशन आपने सिखाया E2 - 95, मतलब डिफरेंस अगर देखें तो कितना है? 100 - 95 कितना? 5% में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो E2 100 × 100%, परसेंटेज गाया, और सॉरी 100 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा 5%। 5% इज द वोल्टेज रेगुलेशन। तो कहां गया? सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी हाँ, गेट का क्वेश्चन है, ताज्जुब मत होइएगा, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, बट रेगुलेशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गेट 2018 का EE का क्वेश्चन। ये भी EE में 18-19 दोनों कंसेक्यूटिव ईयर आए हैं, 20, 21 और 22 तीनों में क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके वोल्टेज रेगुलेशन में मशीन पार्ट से तो नहीं है, बाकी देखेंगे, बाकी मशीन पार्ट में भी ट्रांसफार्मर से नहीं है, बाकी अगर इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन और इधर, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है, सिंक्रोनस मशीन से भी आ सकता है, आपके पावर सिस्टम वाले सेगमेंट से भी आ सकता है, बट ट्रांसफार्मर वाले सेगमेंट में 18 और 19 में आया था, 20, 21, 20 भी सूखा था, 21 भी सूखा था, 22 भी सूखा है। समझ रहे हो ना बात को, क्या बोल रहा है, कोशिश कर रहा हूं। 23, 24, 25 में आने की पॉसिबिलिटी है। चलो, तो अब यहां से देखें, अगर a single phase 100 kVA 1000 volt / 100 volt 50 hertz transformer has a voltage drop of 5% across series impedance at full load. Of this, 3% is due to resistance. The percentage regulation of the transformer at a full load with 0.8 lagging power factor is. अब देखिएगा यहां पर क्या बोला आपको, यहां ये बोला है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस अगर लगा है, ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये, है ना, क्योंकि एक बार में बहुत सारे स्टूडेंट को क्लिक नहीं किया होगा, कई सारे स्टूडेंट रॉन्ग इसको सॉल्व करके आंसर जरूर लगा दिए होंगे सही, है ना, क्या बोला मैंने, रॉन्ग सॉल्व करके सही आंसर जरूर लगा दिए होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे 100 तो ये हमारा बाद वाला साइन, अगर मैं इधर प्राइमरी बना दूं और ये हमारा सेकेंडरी बना दूं, ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो ये कितना है 100 वोल्ट। तो यहां पर आपको जो लोड लगा है, लोड के बारे में हमें टर्मिनल वोल्टेज गिवन नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज गिवन नहीं है, बट हमें ये बात तो पता है कि यहां पे पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर है आपका 0.8 लैगिंग। 0.8 लैगिंग का मतलब है कि cos थीटा टू इक्वल टू
आपका cos थीटा 0.8 करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी पावर फैक्टर cos थीटा 0.8, तो थीटा 2 कितना आ जाएगा आपका 36.86 डिग्री। ठीक है, ये याद होना चाहिए। चलो बाकी और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं, बाकी इंफॉर्मेशन यहां से रिलेटेड लोड की इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी। रेजिस्टेंस देखिए यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका जो इंपीडेंस है ये आपका Re2 Xe2, और ये जो इंपीडेंस ड्रॉप है असल में ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, इंपीडेंस Zd, और इसके अक्रॉस आपका जो ड्रॉप है वो कितना है ना 5%। ये कितना है 5% का वोल्टेज ड्रॉप है। इसका मतलब क्या है कि आपका 5% वोल्टेज अक्रॉस सीरीज इंपीडेंस, ये पूरा सीरीज इंपीडेंस के अक्रॉस 5% है। और क्या बोला 3% ड्यू टू रेजिस्टेंस, यहां पर बोला है कि जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपका कितना है 3%। 3% आपका क्या है रेजिस्टेंस। इस रिएक्टेंस का कोई अता पता नहीं है। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो हमें पता है वोल्टेज रेगुलेशन का, आपने अभी बताया था कि वोल्टेज रेगुलेशन का बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो आपको अप्लाई करना है। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज VR cos थीटा 2, और लेगिंग लोड है तो प्लस परसेंटेज VX साइन थीटा 2। तो हमें cos थीटा अगर पता है 0.8 तो साइन थीटा तो निकाल सकते हैं, तो ये कितना होता है 0.6 हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे करोगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं cos थीटा का वो बेस अपन हाइपोटेनस का ट्रायंगल ड्रॉ करना, वहां से लगा लेना। बट अगर आपने इतना पढ़ा और रिसेंट ट्रेंड्स पढ़ रहे हो तो इसका मतलब 0.8 अगर cos है तो साइन 0.6 होता है, डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब परसेंटेज VR तो 3% पता है, सिर्फ VX नहीं पता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा क्योंकि ये सीरीज है तो सीरीज में क्या हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज थीटा 2 है ना, करंट का मल्टीप्लाई कर दे, करंट तो कॉमन है तो ये रेजिस्टेंस का बनाते थे, करंट का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे रिएक्टेंस बनता था, है ना, ये बनता था हमारा Re2 Xe2 और Zd2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ करंट के मल्टीप्लाई कर दूं, करंट के मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, तो I2 तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा VR, ये बन जाएगा VX और ये बन जाएगा VZ, है ना। अब चलो चलते हैं, तो अगर इसका मतलब है कि अगर मुझे VZ निकालना हो, सॉरी VX निकालना हो, तो इसका मतलब है अंडर रूट VZ का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। VZ कितना है 5%, ये 3%, तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज में डील करता हूँ, तो ये हो जाएगा 55 25 और 3 तारी 9 मतलब 16 मतलब 4%। तो VX कितना हो गया 4% हो गया, बस रख दो यहाँ पे, क्या रख दें, VR कितना है 3%, 3 इंटू कॉस थीटा 0.8 प्लस VX कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू साइन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अलग से 100% मत लगाना क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज में डायरेक्टली रख दिया है। तो 8 2 16 8 3 24 तो 2.4 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 तो 2.4, तो ये कितना हो गया 4.8% वोल्टेज रेगुलेशन है। ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया। तो इस बहुत बार स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता नहीं होता है क्योंकि वो ये सोचता है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट ने वो Re2 Xe2 वाले फॉर्मूले से कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। कौन सा वाले फॉर्मूले से, ये हमारा ये वाला फॉर्मूला है Re2 Xe2 वाला, उससे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व तो कर दिया होगा बट उनको ये नहीं पता है कि वोल्टेज दे रखा है, नॉट आपका Re या Xe की वैल्यू गिवन है। समझ गए सारी चीजें। चलो अच्छा एक चीज और बता दो मुझे कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है या मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। देखिएगा जब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन है तो इसका मतलब है कि ड्रॉप ज्यादा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा मतलब कि ड्रॉप ज्यादा। उस टाइम पर ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये क्या रहेगा, कम रहेगा ना वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज मिनिमम कब रहेगा, मिनिमम जब हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि जो टर्मिनल वोल्टेज वो मिनिमम। अगर कोई आपसे क्वेश्चन में दे दे कि टर्मिनल वोल्टेज मिनिमम है, इसका मतलब क्या है, रेगुलेशन क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेगुलेशन है। और कोई बाकी तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के नहीं यूज करते प्रैक्टिकली ये टर्म, ज्यादातर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं कि ये आपका मिनिमम टर्मिनल वोल्टेज, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो कहीं ऐसा लिखा रहे कि मिनिमम टर्मिनल वोल्टेज तो उसका मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, समझ गए। तो दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए और एट दिस नोट
हमारे क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश होते हैं। तो अब तक के रिसेंट ट्रेंड सीरीज में हम लोग 8 क्वेश्चन जो कि ट्रांसफॉर्मर में आए हुए हैं अभी तक के पिछले 5 सालों में, और 1-2 क्वेश्चन हमारे 2-3 क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस कर लिए हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग लॉसेस एंड एफिशिएंसी वाले टॉपिक के साथ, और उसका रिसेंट ट्रेंड करेंगे, समरी करेंगे, और उसके बाद उससे आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। रैंक बूस्टर सीरीज आपको पढ़ना हो तो 249 रुपीज में, ये हो सकता बाद में कभी वीडियो देखो तो 249 का रेट हो सकता है 299 या 349 हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बाद में देखते स्टूडेंट, 1 आध साल बाद भी देखते। रैंक बूस्टर आप 250 रुपये में परचेस करके पूरा मशीन अच्छे से कर सकते हो, और मेरी कोशिश रहेगी कि पावर सिस्टम में मैं कुछ रैंक बूस्टर टाइप का लेके आऊं, क्योंकि ऑलरेडी मशीन में क्या हो रहा था कि फुल वर्जन अवेलेबल है, रैंक बूस्टर भी अवेलेबल है, तो मुझे वापस से वही क्वेश्चंस नहीं डील करना था आपको, इसलिए मैंने रिसेंट ट्रेंड सीरीज चुना। जब मैं पावर सिस्टम में कराऊंगा ना, तब मैं सोचूंगा कि थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊं, क्योंकि पावर सिस्टम का रैंक बूस्टर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर पावर सिस्टम का रैंक बूस्टर चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में, ताकि हम लोग प्लान कर सके आपकी सहूलियत के हिसाब से, जो कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो वही लेके आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लॉसेस और एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के साथ। ओके, थैंक यू।